नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम नया टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम लिख लो आप सबसे पहले। भारतीय संविधान का भाग 18। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान का भाग 18, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का भाग 18। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो भारतीय संविधान का भाग 18 है, इसका नाम मिलता है आपातकाल से संबंधित प्रावधान। क्या पढ़ेंगे हम? आपातकाल से संबंधित प्रावधान। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, उसका नाम क्या है? भारतीय संविधान का भाग 18, और जिसका नाम क्या मिलेगा आपको? आपातकाल से संबंधित प्रावधान। केवल इतना हेडिंग डाल के आप छोड़ दे और समझने की कोशिश करें। देखिए, सुनिएगा मेरी बात। जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसमें टोटल भाग कितने? 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। और इन 22 भाग में जो आर्टिकलों की संख्या है वो कितनी है? 395। यानी कि पूरे हमारे भारत के संविधान में 22 भाग है और 395 आर्टिकल है। हमारा जो भारत का संविधान है वो बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है। और भारत का संविधान जो लागू है वो पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। और इस समय जो संविधान में भाग रखे गए वो उन भागों की संख्या कितनी थी? 22। और उन 22 भाग में आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितने छुपे हुए? 395 अनुच्छेद है। इसी प्रकार जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने जो भाग पढ़ा वो भाग 1 पढ़ा। कौन सा? भाग 1। और भाग 1 के अंतर्गत जो आर्टिकल आएंगे वो 1 से लेकर 4 तक आते हैं। 1 से लेकर 4 तक आते हैं। और भाग 1 का जो नाम मिलता है संघ व राज्यों से संबंधित प्रावधान। क्या नाम है भाग 1 का? संघ व राज्यों से संबंधित प्रावधान। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं भाग 2। क्या पढ़ते हैं? भाग 2। भाग 2 में जो आर्टिकल आएंगे वो कौन से आएंगे? 5 से लेकर 11 तक, क्योंकि टोटल आर्टिकल इन 22 भाग में छुपे हुए हैं। ठीक है। और भाग 2 का नाम है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। किससे? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। और फिर पढ़ते हैं हम भाग 3। और भाग 3 में जो आर्टिकल आते हैं वो 12 से लेकर 35 तक आते हैं। और अभी भाग 3 का जो नाम है वो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये मूल अधिकार है, इसका प्रावधान कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया। कल क्वेश्चन आया था, देखा होगा आपने। इसी प्रकार जो भाग 4 है, इसमें जो आर्टिकल आएंगे वो 36 से लेकर 51 तक आते हैं। 36 से लेकर 51 तक आते हैं, जिसका नाम क्या मिलता है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। फिर इसके बाद में भाग 4A पढ़ते हैं हम। कौन सा पढ़ते हैं? भाग 4A, जिसका नाम है मूल कर्तव्य। और इसमें एक ही आर्टिकल आता है 51 का। आता कि नहीं आता? एक। फिर इसके बाद में भाग 5 स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? भाग 5 स्टार्ट हो जाता है। और भाग 5 में जो केंद्र की पूरी जो राजनीति, पॉलिटिकल साइंस जो होती है वो पूरी इसमें होती है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे संसद हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे केग हो, सब कुछ किस में पढ़ना होता है? भाग 5 में पढ़ता है। यानी केंद्र से संबंधित प्रावधान कर रखे हैं इसमें। और इसमें जो आर्टिकल आते हैं 52 से लेकर 151 तक आते हैं। और इसी भाग 5 में हम एक टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब टॉपिक को पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति टॉपिक में कई सारे आर्टिकल आते हैं। कई सारे आर्टिकल का मतलब है 52 से स्टार्ट होता है। 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है। इसकी एक ट्रिक भी बता रखी मैंने आपको कि आरपी ने ईपी को कहा कि केपी अब क्या हो गया? हैंडसम हो गया। ऐसी ट्रिक बता रखी है।
आर का मतलब राष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है 52 में। पी का मतलब पावर, 53 में क्या है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है, पावर होते हैं, उसका उल्लेख मिलता है। ई का मतलब क्या, उसका निर्वाचन मंडल। और पी का मतलब क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस, 55 में मिलता है। और के का मतलब कार्यकाल, 56 में मिलता है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है, 56 में। पी का मतलब है पुनः निर्वाचन, तो ये 57 में मिलता है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख किस में मिलता है, 57 में। ए का मतलब एबिलिटी यानी योग्यता, इसका उल्लेख 58 में। बी का मतलब बॉन्डिंग यानी सेवा शर्तें, 59 में, आर्टिकल 59 में। और यहाँ पे एच साइलेंट है, ध्यान रखना। एस का मतलब शपथ, 60, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसका उल्लेख किस में मिलता है, 60 मिलता है। एम का मतलब महाभियोग, ये मिलता है 61 में। तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से जो हटाते हैं उसका उल्लेख आर्टिकल 61 में मिलता है। इसी प्रकार जैसे हम 53 पढ़ते हैं तो 53 का मतलब शक्तियों का उल्लेख मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता। और शक्तियों का उल्लेख मिलता है तो राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां होती है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं इनको दो भागों में बांटते हैं हम। एक तो शांतिकालीन शक्तियां, कौन सी, शांतिकालीन शक्तियां। और एक आपातकालीन शक्तियां, कौन सी, आपातकालीन शक्तियां। शांतिकालीन जो शक्तियां हैं इनका उल्लेख तो मिलता है अनुच्छेद 53 में, किसमें मिलता है, 53 में। ये जो 53 में दे रखा है ना, आर्टिकल 53 में दे रखा है, केवल शक्तियों की बात कर रखी है। यहाँ पे केवल शांतिकालीन की शक्तियां हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है, शांतिकालीन और आपातकालीन। और इन शांतिकालीन शक्तियों के अंतर्गत ही कौन कौन सी शक्तियां आती है, कार्यकारी शक्ति आ जाती है, इसके अलावा विधायी शक्ति आ जाती है राष्ट्रपति की इसके अंतर्गत ही। इसी के अंतर्गत इसकी वित्तीय शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार इसमें न्यायिक शक्ति आ जाती है इसकी। इसी प्रकार इसी में ही सैन्य शक्ति आ जाती है। और इसी में कूटनीतिक शक्ति आ जाती है। और यह परिस्थिति जन्य कुछ सविवेक शक्तियां वो भी हम इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सारी शक्तियों के बारे में हमने इसमें चर्चा कर ली। अब राष्ट्रपति की बचती है आपातकालीन शक्तियां, क्या बचती है, आपातकालीन शक्तियां। इसी प्रकार जब हम कंटिन्यू में ये सारे भाग देखते हैं, भाग 5, भाग 6, भाग 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसी प्रकार जब हम पहुंचते हैं भाग 18 पे, किस पे, भाग 18 पे पहुंचते हैं, भारतीय संविधान का जब भाग 18 पढ़ते हैं तो भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान कर रखा। आपातकाल का मतलब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको, भाग 18 में मिलेगा। और भाग 18 में जो आर्टिकल आएंगे वो आएंगे विद्यार्थियों 352 से लेकर 360 तक। तो आज का अपना चैप्टर क्या रहने वाला है, भारतीय संविधान का भाग 18। और भारतीय संविधान का भाग 18 को आप चाहे तो भाग 5 के साथ पढ़ सकते हैं, चाहो तो अलग से पढ़ सकते हो। तो हम हमारे अलग से इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। तो ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां स्वतः इसमें हो जाएगी, है ना। तो आपने हेडिंग डाला होगा, क्या लिखा है, भाग 18। आज की जो हेडिंग रहेगी, आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा भारतीय संविधान का भाग 18। और इसका भाग का जो नाम मिलेगा वो मिलेगा आपातकाल से संबंधित प्रावधान। क्या मिलेगा, आपातकाल से संबंधित प्रावधान मिलेगा, ध्यान रखना। और इसमें जो आर्टिकल आएंगे वो कौन से आएंगे, 352 से लेकर 360 तक। आप चाहो तो इसको थ्योरी में लिख सकते हो। इस भाग में अनुच्छेद 352 से 360 तक आते हैं। कौन से आते हैं, 352 से 360 तक। लिख लिया, देखो विद्यार्थियों, अब आपको लिखना कुछ नहीं है, समझो। भारतीय संविधान का भाग 18 पढ़ रहे हैं हम। भारतीय संविधान के भाग 18 में कौन से आर्टिकल आएंगे, 352 से लेकर 360 तक। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल कितना है, 395। तो क्या 395 के भीतर ही हूं मैं, और भाग कितने, 22 है ना। तो उसमें से 18 नंबर का जो भाग है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं 18 नंबर का चैप्टर है ये, ठीक है। अब इस भाग 18 का नाम क्या, आपातकाल। क्या है, आपातकाल है कि नहीं है। मतलब इसमें आपातकाल से रिलेटेड उल्लेख मिलेगा। अब आपातकाल से संबंधित उल्लेख मिलेगा तो इसमें 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है। लिखना कुछ नहीं, मैं लिखा दूंगा। कितने प्रकार का आपातकाल का उल्लेख मिलता है, 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है। उसमें एक तो मिलता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या मिलता है, राष्ट्रीय आपातकाल।
और एक मिलता है राष्ट्रपति शासन। क्या मिलता है? राष्ट्रपति शासन। और एक मिलता है इसमें वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ये तीन प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है। तो ये तीन, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? 18 में मिलता है। कौन से आर्टिकलों में मिलता है? 352 से लेकर 360 तक मिलता है, ध्यान रखना। अब अगर हम देखें, एक मिनट, अनुच्छेद 352 में कौन से आपातकाल के बारे में उल्लेख मिलेगा? राष्ट्रीय आपातकाल का। अनुच्छेद 356 कौन से आपातकाल का उल्लेख मिलता है? राष्ट्रपति शासन का। और अनुच्छेद 360 में किसका उल्लेख मिलता है? वित्तीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जाए आपातकाल से संबंधित भाग कौन सा है? कौन से आर्टिकल आएंगे टोटल? 352 से 360। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? 352 में। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस मिलता है? 356 में। और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस मिलता है? 360 में मिलता है, ध्यान रखना। अब देखिए, तो सर आपने तो आर्टिकल 352 बताया, 53 भी इसमें आएगा, 54 भी इसमें आएगा, पूरे आएंगे ही नहीं आएंगे? तो 352 में जो आपातकाल की घोषणा की जाती है, उस घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है? लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, होते हैं नहीं होते? इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुच्छेद 353 में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर अनुच्छेद 354 में यह लिखा हुआ है कि वित्तीय प्रभाव क्या पड़ता है। ये तो कौन से प्रभाव हो गए? विधायी प्रभाव और कार्यपालिका पर प्रभाव। और ये हो गया विद्यार्थियों वित्त पर। वित्तीय प्रभाव क्या क्या पड़ता है? देश में जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो वित्त से संबंधित कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 355। 355 में यह होता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो केंद्र का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यों की रक्षा करे। क्या करे? राज्यों की रक्षा। केंद्र का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यों की रक्षा करे, उसका उल्लेख मिलता है 355 में। और 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा है, ध्यान रखना। और 357 में आ जाएगा इसका प्रभाव, मतलब राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव पड़ता है, यह आ जाएगा। फिर इसके अलावा ये जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसका मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें आता है अनुच्छेद 357 के बाद में क्या आता है? 58। आर्टिकल 19 पे क्या प्रभाव पड़ता है? आर्टिकल 19 बताया ना, स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है मूल अधिकार में, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। और फिर इसी प्रकार अनुच्छेद, इसके बाद में कौन सा आएगा 58 के बाद में? 359। अनुच्छेद 20 और 21 पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में उल्लेख कर रखा है। 359 तक पहुंच गए। और 360 में क्या बताओ? वित्तीय आपातकाल की घोषणा। देखिए मैंने मोटा मोटा समझाया, पूरा पढ़ेंगे इसको डिटेल से हम आगे। भाग 18 में जो आर्टिकल मिलते हैं 352 से 360 तक मिलते हैं। तो आपसे पूछा जाए आर्टिकल 352 में क्या है, तो 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में प्रावधान कर रखा है। फिर उसके बाद में 53 में क्या कर रखा है? जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है उसकी विधायिका और कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका उल्लेख कर रखा है। 354 में क्या है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है उसका वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वित्तीय प्रभाव के बारे में। फिर उसके बाद में 355, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो उस समय केंद्र का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यों की क्या करे? सुरक्षा करे, रक्षा करे। उसके अलावा फिर 358 में आता है कि जो मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 दे रखा है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रावधान कर रखा है 358 में। और 359 में प्रावधान कर रखा है कि मूल अधिकारों में जो 20 और 21 दे रखे हैं आर्टिकल, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद में यहाँ 356 आ जाता है तो उसमें राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन का प्रभाव किसमें दे रखा है? 57 में दे रखा है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किसमें कर रखा है? 360 में। तो इसी के साथ 352 से 360 तक आर्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो क्या फैक्ट लिखा लास्ट में आपने? ओके, अब लिखिएगा आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में जर्मनी से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया हमने? क्योंकि आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। और भारत के संविधान में 22
भाग और 395 आर्टिकल है। दुनिया के किसी भी संविधान में इतने आर्टिकल और इतने भाग नहीं है। तो आपातकाल का प्रावधान हमने कहां से ग्रहण किया विद्यार्थियों? जर्मनी से ग्रहण किया है। लिखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि, किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था कि आपातकाल के समय, आपातकाल के समय हमारा संघात्मक रूप एकात्मक हो जाता है। संघात्मक रूप कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। लिख लिया? आप में से मुझे कोई बताएंगे संघात्मक रूप किसे कहते हैं? देखो, आपने एक लाइन लिखी है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था कि जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो हमारा जो संघात्मक रूप है वो एकात्मक रूप हो जाता है। तो पहली बात तो संघात्मक रूप क्या होता है, एकात्मक रूप क्या होता है? नहीं 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 नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। संघात्मक का मतलब होता है कि जो भारत का जो शासन संचालित किया जाता है वो संविधान के अनुसार किया जाता है। और हमारे संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। किसको अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? जो सत्ता है वो केंद्र और राज्यों में बटी होती है। इसका मतलब यह है कि राज्य अपने अनुसार शासन संचालित करेगा और केंद्र केंद्र के अनुसार करेगा। कोई एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अनुसूची 7 है, कौन सी अनुसूची 7? 12 अनुसूचियां ना, उसमें अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारा भी कर रखा है और उसमें अलग अलग विषय दे रखे हैं। संघ सूची के विषय दे रखे हैं। संघ का मतलब केंद्र, संघ का मतलब क्या है? केंद्र। राज्य सूची के विषय भी दे रखे हैं और समवर्ती सूची के विषय भी दे रखे हैं। दे रखे कि नहीं दे रखे? अब संघ सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है और राज्य सूची के विषय पर जो राज्य होते हैं उनका जो विधानमंडल होता है वो कानून बनाता है। और समवर्ती सूची पे संसद भी बना सकती है और राज्यों का विधानमंडल भी कानून बना सकता है। यदि टकराव हो जाता है तो संसद का मान्य होता है। लेकिन आपको पता है राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको? राज्य के विधानमंडल को। लेकिन देश में इमरजेंसी लग जाती है तो उस समय सारे पावर जो राज्य के विधानमंडल के होते हैं वो संसद के पास आ जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जब संघात्मक शासन व्यवस्था में होता है कि केंद्र और राज्य अपने अपने हिसाब से शासन संचालित करते हैं, लेकिन जब भी इमरजेंसी की बात आती है तो ऐसी स्थिति में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं होकर एकात्मक शासन व्यवस्था हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था को अधिग्रहण किया है उसका कहीं न कहीं संघ की ओर झुकाव है, अर्थात केंद्र की ओर झुकाव है। हमारा मतलब जैसे अन्य जैसे पॉलिटिकल साइंस में जो संघात्मक जो शब्द होता है, संघात्मक का मतलब ये होता है कि दोनों राज्य और केंद्र अपने अपने स्तर पर शासन संचालित करेंगे। लेकिन भारत में ऐसा संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसी है कि आपातकाल के समय या कई बार केंद्र के हाथों में वो पावर चल जाता है। लिख लिया आप लोगों ने? अब आप लिखें, इस भाग में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है। पहला लिखो, राष्ट्रीय आपातकाल। पहला कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल। लिख लिया? दूसरा लिखो, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा लिखो, वित्तीय आपातकाल। तीसरा कौन सा है? वित्तीय आपातकाल।
लिख लिया। और चाहो तो आप इनके ब्रैकेट में ये आर्टिकल भी लिख सकते हो। अनुच्छेद 352 में तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, और राष्ट्रपति शासन में 356, और वित्तीय आपातकाल में 360। हालांकि विद्यार्थियों, जो राष्ट्रपति शासन है ना, ये 365 के तहत भी लगता है, लेकिन क्या 365 भाग 18 में आ रहा है? नहीं आ रहा, 19 में आ रहा है। तो आप यहाँ अटका सकते हो वैसे नॉर्मली, लेकिन वो भाग 19 की बात आ जाती है। तो 365 के तहत कब राष्ट्रपति शासन लगता है वो मैं बता देता हूँ। सामान्यतः केंद्र के द्वारा राज्यों को डायरेक्शन दिया गया और राज्य उस डायरेक्शन को नहीं मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा क्या लगा दिया जाता है? वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो फिर आप तो कह रहे थे कि सर संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था केवल दिखावे के लिए है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है, कोई भी अगर सत्ताधारी पार्टी है, तो वो कई बार इनका दुरुपयोग करती है। और आपको पता है इंदिरा गांधी के समय सबसे ज्यादा जो आपातकालीन जैसा प्रावधान है, इसका बहुत दुरुपयोग हुआ था। ना केवल इसका दुरुपयोग हुआ, बल्कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसका भी कई बार दुरुपयोग होता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो कौन से आर्टिकल के तहत करता है? 123 के तहत करता है। और इसी प्रकार राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार होता है आर्टिकल 213 के तहत। ध्यान। चलो, अभी आपने लिख लिया 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। मतलब जो भाग 18 पढ़ रहे हैं, आपातकाल वाला पढ़ रहे हैं, इसमें 3 उप चैप्टर हो गए आपके सीधे सीधे। यह आज तक के इतिहास में कभी नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा। लेकिन कैसे लगता है, कौन से आधार होते हैं, कौन इसकी घोषणा करता है, कितने समय में संसद से इसको पारित करवाना अनिवार्य होता है, कौन इसको वापस लेता है, तमाम बिंदु तो देखने पड़ेंगे हमें। ये सवाल कई बार बनाया कि कौन सा आपातकाल आज तक नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लगा है। तो और जगह का नहीं लिखेंगे हम राष्ट्रपति शासन, लेकिन राजस्थान का तो लिखेंगे। 67, 77, 80 और 92 4 बार लगा। इसी प्रकार जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये 3 बार लगा अब तक। तो तीनों बार कब कब लगा, क्यों लगा, वो सारा प्रावधान भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सब अब एक एक को पढ़ेंगे। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अब राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। लिख लिया सबने राष्ट्रीय आपातकाल? हेडिंग डाल ली? अब ध्यान रखना इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय आपातकाल। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल है ना, सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन से बिंदु पे देखेंगे हम। राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो कौन करता है, एक तो ये देखेंगे। इसकी जो घोषणा के आधार देखेंगे। घोषणा के आधार देखेंगे। घोषणा के प्रभाव देखेंगे। प्रभाव कौन कौन से? विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? न्यायपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? न्यायपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? और कौन कौन से वित्तीय प्रभाव पड़ते हैं? और मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मूल अधिकारों पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं वो देखेंगे। फिर इसका अनुमोदन कौन करता है, उस अनुमोदन के बारे में देखेंगे। अगर इसकी घोषणा को वापस, यानी घोषणा वापस लेना, घोषणा की ना राष्ट्रपति ने, उस घोषणा को वापस कौन लेता है, या ये कह सकते हैं समाप्त कब होता है, कैसे समाप्त होगा, इन तमाम बिंदुओं को देखना होता है किसमें? राष्ट्रीय आपातकाल में। केवल आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किस मिलता है, तो 352 बताना है। लेकिन फिर इसके प्रभाव अलग अलग प्रकार से कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, उन तमाम बिंदुओं को देखेंगे। और इसके अलावा एक ये भी देखेंगे कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो कितनी बार लगाया गया, कितनी बार लगाया गया। एक काम करो, आप इसको उतार लो, इस बिंदु को। मतलब ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं इसमें। मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, तो उसका एक संक्षिप्तीकरण आपके पास होना चाहिए। इसमें हम कौन कौन से बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं।
एक इसमें जो संशोधन हुए वो भी पढ़ेंगे, कितने संशोधन हुए हैं किस किस बात को लेकर, पहले किस आधार पर लगता था, अब किस आधार पर लगता है, वो तमाम बिंदु देखेंगे। क्लियर? क्लियर? एक नोट डालो सबसे पहले। नोट डालेगा, देखो सामान्यतया हम अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए विद्यार्थियों कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस मिलता है, हम सामान्यतः 352 ही बताते हैं, लेकिन वास्तविकता तो क्या, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मूल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो मूल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है। मतलब केवल यहां तक नहीं है, घोषणा तक है वहां पर। तो घोषणा का उल्लेख मिलता है 352 में, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ना कि राष्ट्रीय आपातकाल का। पर आज ज्यादातर आप देखते होंगे, तो शुरुआत में मैंने भी आपको जब इसके 3 पार्ट करवाए तो यहाँ पे क्या लिखवाया? केवल राष्ट्रीय आपातकाल लिखा है। और कल एग्जाम में भी यही पूछा है कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है, तो 352 में मिलता है। लेकिन वास्तविक में थोड़ा सा इसको देखे तो मूल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लिखा हुआ 352 में, ना कि राष्ट्रीय आपातकाल। पॉलिटिकल साइंस में कई बार छोटी छोटी शब्दावलियों की वजह से भी सवाल को गलत करवा देते हैं। देखो छोटे मोटे एग्जाम में नहीं करवाते, लेकिन जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उनमें इन शब्दावलियों का बहुत फर्क पड़ता है। लिख लिया आपने? अब आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वो लगाता कौन है, इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। किस किस आधार पर करता है? तो युद्ध के समय करता है, बाह्य आक्रमण के समय करता है, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर करता है। 3 आधार पर इसकी घोषणा की जाती है। लेकिन पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था। देखो मैं जैसे लिखा हूं वैसे, ऐसे लिखो, राष्ट्रीय आपातकाल के आधार आधार देखो, राष्ट्रीय आपातकाल वर्तमान में 3 आधार पर लगाया जाता है। कितने आधार पर लगाया जाता है? 3 आधारों पर लगाया जाता है। पहला, युद्ध के आधार पर।
दूसरा भाइम आक्रमण के समय, तीसरा सशस्त्र विद्रोह के समय। तीन आधारों पर लगाया जाता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। नोट डाले विद्यार्थियों आप। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो 42वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा? अब तक 106 बार संशोधन हो चुके हैं। तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इस समय भारत की प्रधानमंत्री होती है इंदिरा गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। और फिर गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद में एक अमेंडमेंट होता है, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो 1978 का जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें पहले इस सशस्त्र विद्रोह की जगह पर आंतरिक अशांति शब्द था, उसको हटाकर उसकी जगह कौन सा शब्द यूज लिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज लिया। लिखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ये कई बार पूछा गया विद्यार्थी। पहली बात तो वर्तमान में कौन कौन से आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? युद्ध होता है तो, बाह्य आक्रमण होता है तो, और सशस्त्र विद्रोह होता है तो। पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर कौन सा शब्द हुआ करता था? आंतरिक अशांति। अब ये आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और जब हम पूरे संशोधन पढ़ते हैं तो उस समय कौन से संशोधन में कौन कौन से प्रावधान किए गए, उनको हम अलग से पढ़ेंगे, प्रॉपर डिटेल। तो उनकी जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं पूरे। बाकी आप तो केवल यहाँ इतना याद रख लो कि 44वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था। लिखो, अगला नोट डालो। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति आसन संकट के आधार पर भी आसन संकट के आधार पर ही आसन संकट के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आसन संकट का मतलब क्या है? कि देश में ना तो सशस्त्र विद्रोह हुआ है, ना बाह्य आक्रमण हुआ है, ना युद्ध हो रहा है, लेकिन संभावना है। आसन का मतलब होता है निकट। आसन का मतलब क्या होता है? निकट समय में। मतलब ऐसी संभावना है कि भाई ऐसा हो सकता है, तो भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। पहले भी मतलब। इसके अलावा उस समय तो इंदिरा गांधी की सरकार ही हुआ करती थी। 42वां संविधान संशोधन में भी कुछ अमेंडमेंट किया था इसमें, वो भी लिख लो आप। लिखो, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में या उसके किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है। संपूर्ण देश में भी लगाया जा सकता है
और किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है। तो देखो, हम अलग अलग बिंदु पढ़ते हैं इसमें। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, घोषणा का आधार, घोषणा के प्रभाव, अनुमोदन, घोषणा वापस कब, समाप्त वगैरह, ये सारे बिंदु पढ़ते हैं। इसमें से अभी तक हमने केवल इस बिंदु के ऊपर चर्चा की है। इसके ऊपर, आधार के। तो आधार में क्या हो गया, आधार में केवल 3 नाम याद रखने हैं आपको, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये सशस्त्र विद्रोह सब थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, इसकी जगह पे पहले आंतरिक अशांति था, तो उसको कब अमेंडमेंट किया गया वो थोड़ा सा याद रख लेना आप। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी घोषणा की। इस राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा, जो आर्टिकल 352 में दे रखी है, इसकी घोषणा कौन करता है, आपको अच्छी तरह पता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में अगर बताऊं तो राष्ट्रपति करता है। केंद्र का जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल होता है, उसकी लिखित सलाह पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर कौन करेगा, राष्ट्रपति घोषणा करेगा। तो आप छोटा सा पॉइंट डाल के लिख सकते हैं घोषणा। देखो विद्यार्थियों, आपातकाल पढ़ रहे हैं, 3 प्रकार का आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। उसमें से पहला आपातकाल हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, और उसमें आधार हमने देख लिया, और उसका दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं घोषणा। लिखो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या लिखा है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, मौखिक सलाह नहीं है, लिखित सलाह पर, राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर की जाती है। अब देखो विद्यार्थी, जब 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था 1978 वाला, तो उससे पहले केवल पीएम मौखिक सलाह दे देता था ना, किसको, राष्ट्रपति को। उसमें ही देश में क्या लगा देता था, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती थी। मतलब अब इस अमेंडमेंट को कब किया गया था, ये प्रावधान जो मैंने लिखा है आपको, ये कब से लागू हुआ है, 44वां संविधान संशोधन 1978। और आपको पता है 1978 का जो अमेंडमेंट हुआ वो 1979 में लागू हुआ है। अमेंडमेंट तो कब का है ये, 1978 का है, लेकिन लागू 1979 में होता है, ध्यान रखना। चलो लिखो, एक नोट डालो, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह वाला, लिखित सलाह वाला प्रावधान जोड़ा गया, जोड़ा गया। जबकि पूर्व में, मतलब इससे पहले है ना, जबकि पूर्व में प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर, पहले क्या प्रावधान था, प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती थी। है? प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती थी। देख लिया, देख लिया। देखो विद्यार्थियों, अभी वर्तमान में कौन करता है, केंद्र का कैबिनेट या केंद्र का मंत्रिमंडल कह सकते हैं,
कैबिनेट को क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल बोलते हैं। तो केंद्र के मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर अब ये घोषणा की जाती है। करता कौन है घोषणा? राष्ट्रपति करता है। क्या राष्ट्रपति की सविवेकी शक्तियां हैं? कोई सविवेकी शक्तियां नहीं, क्योंकि वो तो मंत्रिमंडल के कहने पे करता है। अब देखो, आपने अपना भारत का संविधान पढ़ा होगा, उसमें भाग 5 पढ़ा होगा, और भाग 5 में आर्टिकल 74, कौन सा? आर्टिकल 74। तो आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। किसका? मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। इसमें लिखा हुआ साफ रूप से कि केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होगी जो कि राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करेगी। राष्ट्रपति उसकी सलाह को पहले तो मानने के लिए बाध्य हुआ करता था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। चलो वो मैटर एक अलग है। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें मिलता है? आर्टिकल 74 मिलता है। और जो मंत्रिमंडल है इसका उल्लेख 352 में मिल रहा है। 352 में। मंत्रिमंडल की जगह पर आप कैबिनेट भी लिख सकते हैं। तो मूल संविधान है ना हमारा, उसमें कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि मंत्रिपरिषद का तो मिलता है। मंत्रिपरिषद का कहां मिलता है? 74 में। मंत्रिमंडल का उल्लेख कहां मिलता है? 352 में। लेकिन मूल में नहीं मिलता। कब से मिलता है इसका उल्लेख? 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। लिखो, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का ब्रैकेट में अनुच्छेद 74, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है, लेकिन मंत्रिमंडल पब्लिक कैबिनेट ही बोलते हैं इसको, मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं मिलता है। क्योंकि मंत्रिमंडल शब्द, मंत्रिमंडल को सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद करना ना, क्योंकि मंत्रिमंडल शब्द 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। लिख लिया विद्यार्थियों? देखो, मैंने आपको ये बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी की सरकार के समय होता है कि नहीं होता? तो 42वां संविधान संशोधन में यह कहा गया कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा राष्ट्रपति, ये संपूर्ण देश में भी कर सकता है और हमारे देश के किसी कोने के लिए भी कर सकता है, यानी किसी हिस्से के लिए भी कर सकता है। लेकिन एक और संविधान संशोधन हुआ विद्यार्थियों, 38वां संविधान संशोधन 1975। कौन सा? 38वां संविधान संशोधन 1975। इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति अलग अलग आधारों पर एक ही समय में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, अलग अलग क्षेत्रों में भी। मेरी बात सुनो, मणिपुर में जैसे युद्ध के आधार पर लगा दिया, इधर पंजाब में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा दिया, उधर साउथ में किसी तीसरा जो आधार है उसके आधार पर लगा दिया। तो तीनों क्षेत्रों में अलग अलग आधार पर भी लगाया जा सकता है। यह प्रावधान कौन से अमेंडमेंट के तहत किया गया? 38वां संविधान संशोधन। नोट डालो, 38वें संविधान संशोधन 1975, 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति भिन्न भिन्न आधार पर, भिन्न भिन्न की जगह पर आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा एक ही समय में कर सकता है। मतलब एक ही समय में भिन्न भिन्न आधार पर क्या कर सकता है? घोषणा कर सकता है, एक ही समय में कर सकता है।
हाँ भाई, आपने ये लिखा भिन्न भिन्न आधार, इसका मतलब क्या है? युद्ध के आधार पर, या फिर बाह्य आक्रमण, या फिर सशस्त्र विद्रोह। अब बताओ मुझे, उस समय जब 38वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में, उस समय तीसरा आधार कौन सा था? एक तो युद्ध, एक बाह्य आक्रमण, और तीसरा आंतरिक अशांति था। क्योंकि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, यानी कि 79 से जोड़ा गया एक प्रकार से, मान लो आप। तो कई बार सब कुछ आता है अपने को, लेकिन एग्जामिनर इतना भयंकर घुमाता है कि क्योंकि हमें आता है ना, तो आते हुए क्वेश्चन कई बार गलत होते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम देके आ जाओ, एक या दो क्वेश्चन तो आपको श्योर आते हैं और वो क्वेश्चन गलत होगा। जैसे मैं जब 2016 का मेरा वाला जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम देके आया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, राफेल लड़ाकू विमान कौन से देश से खरीदा गया है? आपको भी पता है, आज वालों को पता है, मुझे भी उस समय पता था, मैं उस समय करंट भी पढ़ाता था, अच्छी तरह पता है। लेकिन जब एग्जाम में करके आया ना, तो मैं रूस करके आ गया। मेरी गलती नहीं थी, वो पता नहीं, वो मेरा वो जो गोला है ना, वो बी की जगह पे सी पे हो गया। और ना केवल सी पे हुआ है, अब क्योंकि एक साथ गोले करते हैं सबके, फिर तो वो सी डी, मतलब 7 क्वेश्चन गलत हुए लगातार एक ही गोले की वजह से। क्योंकि जैसे अपने को बी सी डी करना था ना, तो उसमें डी सी डी ऐसे, मतलब ऐसे अलग टाइप से हो गए, वो सब में गड़बड़ हो गया पूरा मामला। और एक हिंदी में एक क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ कि करना मुझे 38 नंबर पे गोला था, 39 नंबर पे गोला हो गया येलो। तो वो गोले करते हैं ना, उसका भी विषय ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको सब कुछ आने के बाद में 1-2% तो आपके नंबर इसलिए कम हो जाते हैं कि अपनी सही तरीके की प्रैक्टिस नहीं होती ओमार पे। या कई बार कोई क्वेश्चन आता था, हम भावनाओं में भेजाते हैं ना कि ये राइट जा रहा, तो दूसरा भी अपना राइट ही जाएगा। तो हमेशा धैर्य रखकर काम करना है। चलो अभी इधर पढ़ते हैं, लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? अब बात करें विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने कर दी, केंद्र की जो मंत्रिमंडल है उसकी सिफारिश पर कर दी, लिखित सिफारिश पर की है। लेकिन इसके द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, उसको संसद से अनुमोदन करवाना होता है, एक मतलब संसद से पारित करवाना होता है। तो इससे अब अगला पॉइंट जो लिखेंगे हम, उसमें लिखेंगे अनुमोदन। क्या लिखेंगे? अनुमोदन। अनुमोदन का मतलब है संसद से पारित करवाना। देखो, एक तो आधार लिख लिया आपने, एक घोषणा लिख लिया, अब अनुमोदन लिखेंगे। और संशोधन साथ में लिखा रहा हूं मैं सबके, है ना। अगला पॉइंट लिखो आप, अनुमोदन। अनुमोदन। अब देखो, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसको अनुमोदन करने का पावर केंद्र को है कि राज्यों को है? केंद्र को है। और केंद्र में भी किसको है? केवल संसद को। तो लिखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन भारतीय संसद भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार सेंटर में संसद होती है, कानून बनाने वाली संस्था, उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है भाई? विधानमंडल होता है। राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है। और सेंटर में क्या होती है? संसद होती है। अभी ध्यान रखना, इन दोनों को थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, जो पार्लियामेंट है, संसद है, इसमें 2 हाउस होते हैं, 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन कौन से? एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहते हैं, लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, युवाओं का सदन भी कहते हैं। और राष्ट्रपति इसका क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। और इसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल होता है। राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है। इसके 2 हाउस होते हैं या 2 सदन होते हैं। एक तो विधानसभा होता है और दूसरा विधान परिषद होता है। और गवर्नर यानी कि राज्यपाल इसका अभिन्न अंग होता है। तो राज्य सूची के जितने भी विषय हैं, उन पे कानून कौन बनाएगा? विधानमंडल। और संघ सूची के जितने विषय, उन पे कानून कौन बनाएगा? संसद। और समवर्ती सूची पे कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगा और विधानमंडल बनाएंगे। दोनों में टकराव हो जाता तो लागू किसका होगा? संसद का।
और संघात्मक शासन व्यवस्था में कई आपातकालीन जैसी परिस्थितियों में सारा विधानमंडल का पावर किसका के पास आ जाता है? संसद के पास आ जाता है। ओके, ये जो राजस्थान का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। राजस्थान का कैसा है? एक सदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि राजस्थान में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। इसी प्रकार भारत में केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। कितने हैं? 6 राज्य ऐसे जिसमें विधान परिषद है। और उसकी एक ट्रिक भी बना रखी है हमने। कौन सी? कुंबाटी। कौन सी टी? कुंबाटी। कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। लिख देता हूं। कर्नाटक, यूपी, एम का मतलब एमपी नहीं है, महाराष्ट्र। बी का मतलब बिहार है। ए का मतलब आंध्र प्रदेश है। और टी का मतलब तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना है। तो ये केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनका विधानमंडल द्विसदनात्मक है, अर्थात वहीं केवल विधान परिषद है। बाकी भारत के किसी भी राज्य और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। जिनमें विधान परिषद मंडल है वहां केवल एक सदनात्मक ही है, अर्थात वहां विधानसभा से पारित होने के बाद में तुरंत बिल कहां जाता है? गवर्नर के पास चल जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है, बाकी जिनमें है पहले विधानसभा, माना कि कोई बिल विधानसभा में लेकर आए, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से पारित होने के बाद में इसके पास जाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस में विधान परिषद से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे? आएंगे, आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। चलो अभी देख लेते हैं वापस। अब अनुमोदन करने का पावर केवल संसद के पास है, राज्यों के विधानमंडल के पास नहीं है। और विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनको हम एमएलए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। और संसद के जो सदस्य हैं उनको क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। या फिर संसद सदस्य कह सकते हैं हम इसको। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसको लोकसभा का सदस्य या लोकसभा का सांसद कह सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा सांसद कह सकते हैं। अब अनुमोदन घोषणा तो कर दी राष्ट्रपति ने। ये राष्ट्रपति क्या कर देगा? इसकी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देगा। अब इसको लोकसभा और राज्यसभा से 1 माह के भीतर भीतर, कितने? 1 माह के भीतर भीतर पारित करवाना होता है। इन्होंने जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की ना, इस घोषणा वाला जो प्रस्ताव है इसको 1 माह के भीतर भीतर पारित करवाना होगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। राज्यसभा तो विद्यार्थियों स्थायी सदन है और ये अस्थायी है, कभी कभी भंग भी हो जाता है ये। तो हम दोनों देखेंगे कि जब दोनों चल रहे रहते हैं, सही प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, तब तो 1 महीना है। लेकिन बाद में जब लोकसभा किसी कारणवश भंग है तो ऐसी स्थिति में पहले राज्यसभा से पारित करवा लो उसको, और फिर जैसे नई लोकसभा आती है तो उससे तुरंत 1 माह के भीतर क्या करवाना होगा? उसको पारित करवाना होगा। ध्यान। चलो लिखो, मैं लिखाता हूं। क्या लिखा आपने? राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन कौन करता है? संसद के द्वारा किया जाता है। लिखो, संसद को इस राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रस्ताव को 1 माह के भीतर भीतर, 1 माह के भीतर भीतर, यहां 1 महीने से तात्पर्य 30 दिन, 1 माह के भीतर भीतर अनुमोदन करना होता है। अनुमोदन का मतलब स्वीकार या पारित कह सकते हो आप। कितने महीने के भीतर भीतर विद्यार्थियों? 1 माह के भीतर। अब देखो, अभी वर्तमान में तो 1 महीना है, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था तो उससे पहले ये जो प्रावधान था वो कितना था? 2 महीने था विद्यार्थियों। नोट 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 डालें। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या लिखा है? 1978 के द्वारा अनुमोदन की अवधि 2 माह से घटाकर 1 माह कर दी गई। अब देखो विद्यार्थियों,
राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, अगर उसको संसद अनुमोदित नहीं करती है तो भी वो कितने महीने तक लागू रह सकता है? 1 महीने तक लागू रह सकता है। 1 महीने के भीतर अगर वो लागू कर देती है, मतलब उसको पारित कर देती है, अनुमोदित कर देती है, तो वो आगे 6 महीने तक लागू रहेगा। और अगर वो लागू नहीं करती है तो फिर 1 माह के भीतर ही क्या हो जाएगा? वो रद्द हो जाएगा। लिखो, संसद यदि उक्त घोषणा को, उक्त घोषणा का मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ना, उक्त घोषणा को 1 माह के भीतर भीतर, 1 माह के भीतर भीतर अनुमोदित, ब्रैकेट में केवल समझने के लिए शब्द लिख सकते हैं पारित, अनुमोदित ब्रैकेट में पारित नहीं करती है तो यह घोषणा रद्द मानी जाएगी। कैसी मानी जाएगी? रद्द मानी जाएगी। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल संसद के अनुमोदन के बिना भी एक माह तक लागू रह सकता है। 1 महीने तक लागू रह सकता है। देख लिया? अब देखो, ये संसद इसको जो अनुमोदित करती है या पारित करती है, अनुमोदन का मतलब क्या समझ ले आप एक बार, पारित करती है, ये कौन से बहुमत से पारित करती है? देखो, कोई भी बिल जब लेकर आते हैं तो उसको पारित करने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं पारित करने के? 3 तरीके हैं। मैं संसद ही ले लेता हूं ना, ये हमारी संसद है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस होते हैं और राष्ट्रपति इसका क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। जब भी कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं तो वो अलग अलग बिल के संदर्भ में अलग अलग प्रावधान होता है, भाई लोकसभा में कौन सा आएगा, राज्यसभा में कौन सा आएगा। माना कि हम लोकसभा में बिल लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं? बिल। और बिल को क्या बोलते हैं? विधेयक कहते हैं। और इन विधेयक को पेश करने की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं ये, एक तो सरकारी बिल होता है और एक गैर सरकारी होता है। सरकारी बिल उसको कहते हैं जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, उसको सरकारी बिल कहते हैं। और जो संसद के किसी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है उसको गैर सरकारी कहते हैं। इसको कोई सदस्य पेश करता है, ये तो पेश करने के आधार पर है। और फिर उसके बाद में जब ये बिल पेश किया जाता है तो इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे साधारण विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, संविधान संशोधन बिल होता है कि नहीं होता? अब ये बिल यहां से पारित हो गया तो उसके बाद में कहां जाएगा? राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा में जाएगा जब भी इसको बिल या विधेयक ही बोलेंगे हम, फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास जाएगा तब भी इसको बिल ही बोलेंगे, तब भी क्या बोलेंगे? बिल। राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत जब उस पर स्वीकृति दे देता है, अनुमति दे देता है, उसके बाद में ये बिल कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। विधि बोल सकते हो आप, एक्ट बोल सकते हो, अधिनियम बोल सकते हो। तो कोई भी बिल कानून का रूप धारण कब लेता है? जब राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत उसको स्वीकृत कर देता है तब। ठीक है ना? तो हम फिर सुनना मेरी बात, ये जो बिल जैसे लोकसभा में पेश किया गया, तो लोकसभा में बिल पेश किया गया तो लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों के द्वारा जो पारित होता है उसको अलग अलग आधार पर पारित किया जाता है। अलग अलग आधार कौन कौन से हैं? जैसे कुछ बिल तो साधारण बहुमत से पारित होते हैं। कैसे होते हैं? साधारण बहुमत से। कुछ बिल विशेष बहुमत से पारित होते हैं, और कुछ बिल विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति, जैसे जीएसटी बिल पर किया गया था। ठीक है ना? तो ये 3 टाइप से ये पारित होते हैं। तो ये जो अपना जो
प्रस्ताव लेकर आए हैं, राष्ट्रीय आपातकाल वाला प्रस्ताव है, इसको कौन से तरीके से पारित किया जाएगा? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, या विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति से? तो इसको पारित किया जाता है विशेष बहुमत से। किससे? विशेष बहुमत से। तो लिखो आप आगे, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रस्ताव को, ये संसद की बात बता रहा हूं मैं, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रस्ताव को संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। एक काम करें आप, यहां विशेष बहुमत का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? विशेष बहुमत किसे कहते हैं? टोटल जितने भी उस सदन के सदस्य हैं, जैसे ये माना कि लोकसभा है, तो लोकसभा के टोटल सदस्य हैं, उनका 50% प्लस 1, यानी कि बहुमत कह सकते हैं। लोकसभा में बहुमत, और जिस दिन उपस्थित है उसका 2/3। तो लिखो यहां विशेष बहुमत को रेखांकित कर लें आप, और विशेष बहुमत को रेखांकित करो। कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत ब्रैकेट में 50% प्लस 1, 50 प्लस 1 मत करना, 50% प्लस 1, तथा उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3, 2/3 कर लो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो। 2/3 बहुमत, तो उपस्थित का 2/3 और सदन के जो टोटल सदस्य हैं उसका बहुमत 50% प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से इसको संसद से पारित किया जाता है। अगर संसद पारित कर देती है तो आगे 6 महीने तक लागू रह जाएगा, और पारित नहीं करती है तो रद्द हो जाएगा। अर्थात संसद पारित नहीं भी करती है तो भी राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो 1 महीने तक तो लागू रह सकती है। और इंदिरा गांधी की सरकार के समय तो 2 महीने लागू रहती थी। वो तो मोरारजी देसाई का भला हो जिसने 1 महीना करवा दिया। लिखिएगा, अब मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि कभी कभी क्या होता है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में ये 1 महीने से भी अधिक का समय मिलता है। फिर नोट, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद किसी कारणवश लोकसभा भंग हो जाती है, भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उक्त घोषणा को, उक्त घोषणा को राज्यसभा से, राज्यसभा से 1 माह के भीतर भीतर, 1 माह के भीतर भीतर पारित करवाना होता है। इससे राज्यसभा से 1 माह के भीतर भीतर पारित करवाना होता है। तो राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन अभी तक लोकसभा से पारित नहीं हुआ है, तथा अगली लोकसभा, ब्रैकेट में नई लोकसभा लिख सकते हैं हम, तथा अगली लोकसभा अभी कौन सी लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है और कौन सी विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है? 16वीं, मतलब 1 का अंतर है इनमें, 2 का अंतर हो गया। मतलब यहाँ 16वीं चल रही है और भारत में जो लोकसभा है वो 18वीं चल रही है। चलो क्या लिखा आपने? तथा अगली लोकसभा, ब्रैकेट में नई लोकसभा की पहली बैठक
कि पहली बैठक से 1 माह के भीतर भीतर 1 माह के भीतर भीतर पारित करवाना होगा। पारित के ब्रैकेट में अनुमोदन लिख सकते हैं आप चाहो तो, पारित करवाना होगा। अब देखो विद्यार्थियों, कुल मिला के संसद ने इसको पारित कर दिया। परिस्थितियां सब अलग अलग थी, रद्द कर दिया तो गेम ही खत्म हो गया वो तो, और पारित कर दिया तो उसके बाद में, एक बार पारित करने के बाद में, यदि संसद एक बार पारित कर देती इसको, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वाला जो प्रस्ताव है उसको, तो आगामी 6 महीने तक लागू रहेगा। और ऐसे हर बार 6 महीने बाद में संसद के द्वारा पारित करवा करवा के इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी अनिश्चित काल तक क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लिखो, एक पॉइंट और जोड़ लेंगे इसमें, लागू रहना। एक पॉइंट और जोड़ लो, राष्ट्रीय आपातकाल का लागू रहना। राष्ट्रीय आपातकाल का लागू रहना, लागू रहना। लिखो, संसद के द्वारा एक बार अनुमोदन करने पर, एक बार अनुमोदन करने पर राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक, 6 महीने तक लागू रहता है। नोट। और फिर हर 6 महीने बाद में किससे पारित करवाना होगा? संसद से पारित करवाना होगा। नोट। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक लागू रहता है। लिखो, इस प्रकार, नोट डाल के, इस प्रकार 6 महीने करके, 6 महीने करके इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हर 6 महीने में इसको और बढ़ा लो, संसद पारित करती रहेगी, आगे बढ़ता रहेगा। देख ले, ये तो हो गया लागू होना। ठीक है, तो अभी हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।